abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. हेलो गाइज, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चंस पर वीडियोस बनाने शुरू किए थे और इसी सीरीज में आज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपके प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिशन से संबंधित है। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्यर्पण का अर्थ होता है वापस लौटाना, अर्थात सामान्यतः प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंदर ही अपने नागरिकों पर अधिकारिता रखते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब एक व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है। ऐसी दशा में संबंधित देश उसे दंडित करने में असहाय पाता है। यह परिस्थिति शांति एवं सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। ऐसी दशा में शांति एवं सुरक्षा तभी संभव हो सकती है जब राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। इसके लिए प्रत्यर्पण का सिद्धांत का सहारा लिया जाता है और इसी सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रत्यर्पण अधिकतर संधियों पर आधारित है। ये द्विपक्षीय संधियों पर आधारित रहता है। प्रत्यर्पण का अर्थ एवं परिभाषा: जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है तो जिस देश का वो निवासी है उस देश की सरकार के प्रार्थना करने पर दूसरे राष्ट्र द्वारा अपराधी को वापस लौटा दिया जाता है। वापसी की इस प्रक्रिया को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण के नाम से जाना जाता है। परंतु यह सब कुछ राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। ये उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको वापस लौटाए। यह निर्भर करता है कि उस राज्य की इच्छा क्या है। प्रोफेसर ओपनहाइमर जी के अनुसार अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहाँ वो उस समय है वापस लौटा देना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। प्रोफेसर ग्रोसेस जी के अनुसार प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि या तो अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं दंड दे या उसे राज्य को वापस लौटा दे जहाँ उसने अपराध किया है। परंतु व्यवहार में राज्य इस प्रकार के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है। सिद्धांत रूप में राज्य किसी विदेशी नागरिक को शरण देना अपना अधिकार समझते हैं। प्रोफेसर लॉरेंस जी के अनुसार प्रत्यर्पण एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के लिए ऐसे मनुष्य को अर्पण करना है जो प्रथम राज्य क्षेत्र में विद्यमान है और उस पर आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के प्रदेश में अपराध किया है। नेक्स्ट है प्रत्यर्पण का उद्देश्य, पर्पज ऑफ एक्स्ट्राडिशन। प्रत्यर्पण का मुख्य उद्देश्य है अपराधों को रोकना एवं अपराधी को दंडित करना है। यदि कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया द्वारा वापस लाकर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपराधिकता को रोकने एवं कम करने के उद्देश्य से भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अपराध को रोकने में प्रत्यर्पण निवारण का कार्य करते हैं। प्रत्यर्पण जनरली द्विपक्षीय संधियों एवं पारस्परिकता पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रत्यर्पण के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एक्स्ट्राडिशन। प्रत्यर्पण में दोषी व्यक्ति का ही समर्पण होना अनिवार्य है। केवल दोषी व्यक्ति का ही समर्पण होता है। दूसरा, राजनीतिक, धार्मिक एवं सैनिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता। तीसरा, जिस राज्य क्षेत्र में अपराधी द्वारा अपराध किया जाता है उसी राज्य को दोषी व्यक्ति को समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट, समर्पित करने वाले तथा समर्पण करने वाले दोनों राज्यों में इसे अपराध माना जाना चाहिए। इसमें दोहरी आपराधिकता का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, यह अपराध प्रथम दृष्टि से ही अपराध किया जाना माना जाना चाहिए। एंड लास्ट, प्रत्यर्पण के लिए राज्य द्वारा प्रार्थना की जानी चाहिए तभी वह उसे वापस लौटाएगा। ये कुछ मैंने आपको आवश्यक शर्तें बताई हैं जो प्रत्यर्पण के लिए जरूरी है। प्रत्यर्पण के लिए इसे आवश्यक तत्वों के नाम से भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट वन है प्रत्यर्पण की मुख्य शर्तें। ये मैंने आपको कुछ ऐसी एलिमेंट्स बताए हैं जो प्रत्यर्पण के लिए होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट आपका है प्रत्यर्पण की मुख्य शर्तें, मेन कंडीशंस फॉर एक्स्ट्राडिशन। निम्न शर्तों के आधार पर भागे हुए अपराधी को वापस करने के लिए उस राज्य से प्रार्थना करने का अधिकार है जिसने उस व्यक्ति को शरण दे रखी है। अर्थात नंबर 1, प्रत्यर्पण योग्य व्यक्ति का होना चाहिए। सेकंड, प्रत्यर्पण योग्य अपराध होना चाहिए तभी उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रत्यर्पण योग्य अपराध होना चाहिए, प्रत्यर्पण योग्य व्यक्ति होना चाहिए। मतलब वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच संधियों पर आधारित है। फिर भी इस संबंध में न्यायालयों ने कुछ नियम स्थापित किए हैं
जैसे कि राजनीतिक, सैनिक या धार्मिक अपराध करने वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, अर्थात वो प्रत्यर्पण के योग्य व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रत्यर्पण योग्य अपराध होना चाहिए, अर्थात आमतौर पर अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग तभी की जा सकती है जब उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन के कानून के अनुसार वध करना, मानव हत्या करना, नकली सिक्के बनाना, जालसाजी करना, गबन, अपहरण, बलात्कार, बच्चे को चुराना, समुद्री डकैती, षड्यंत्र आदि कुछ ऐसे कार्य हैं, ऐसे अपराध हैं जिनको प्रत्यर्पण के योग्य माना गया है। अतः विशेष गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों के लिए ही प्रत्यर्पण की मांग की जानी चाहिए। यदि हम देखें, प्रत्यर्पण के संबंध में भारतीय विधि के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारतीय विधि में प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अनुसार किसी भी अभियुक्त का प्रत्यर्पण करने के संबंध में कुछ निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का होता है तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। द्वितीय, जिस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, यदि प्रत्यर्पण मांगने वाले राज्य ने उसका समय वर्जित है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। द्वितीय, जैसे मैंने आपको बताया, जिस अपराध के लिए मुकदमा चलाने को प्रत्यर्पण की मांग की गई है, यदि प्रत्यर्पण मांगने वाले राज्य में उसका समय वर्जित हो, अर्थात वो वैलिड बाय टाइम हो, तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। तृतीय, यदि अभियुक्त भारत में किसी अपराध का अभियुक्त है और वह अपराध नहीं है जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी अभियुक्त को जेल भेजे जाने पर 15 दिन तक उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। अब हम कुछ प्रत्यर्पण संबंधी कुछ भारतीय मामले के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनका डिस्कस किया जाना जरूरी है। पहला मामला है धर्म तेजा जी का मामला। धर्म तेजा जी जो जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन के एमडी हुआ करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने निगम में करोड़ों का घपला किया और भारत से भाग गए। जब वे आइवरी कोस्ट में थे तो भारतीय सरकार ने वहाँ की सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की, परंतु आइवरी कोस्ट में इनका प्रत्यर्पण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आइवरी कोस्ट की भारत के साथ कोई प्रत्यर्पण संबंधी संधि नहीं थी। धर्म तेजा जी जब एक बार वहाँ से लंदन पहुँचे तो भारत को उनकी गतिविधियों का पता चल गया और भारत सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन की सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की। भारत की इस मांग पर ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने उनका प्रत्यर्पण कर दिया, क्योंकि वहाँ की सरकार के साथ उनकी एक संधि हुई थी। उस संधि के अनुसार धर्म तेजा जी को गिरफ्तार कर उन पर प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाई आरंभ कर दी गई और न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार उसे भारत को लौटा दिया गया। भारत सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया और उन्हें उस अपराध के लिए दंडित भी किया। दूसरा मामला है नौसैनिक अधिकारी प्रत्यर्पणवाद, जो जुलाई 1975 का है। इसमें भारतीय नौसेना के कमांडर इतिका इब्राहिम जिरहद, जो 1960 में एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने भारतीय सरकार का लगभग 13 लाख रुपए का दुर्विनियोग या मिसएप्रोप्रिएशन किया और भारत से भाग गए। 1972 में जब वे न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की सहायता से पकड़े गए तो भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की। जुलाई 1975 में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण के लिए आदेश दे दिए। तीसरा मामला है नारंग भाई प्रत्यर्पणवाद, जो अक्टूबर 1976 का है। ओम प्रकाश नारंग और उनके भाई ओम प्रकाश नारंग के विरुद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अमीन स्तंभ की चोरी करने, धोखाधड़ी और तस्करी करने के आरोप थे। वे भागकर इंग्लैंड चले गए और भारत की सरकार के प्रार्थना करने पर लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर प्रत्यर्पण हेतु वाद चलाया गया और जांच करने के बाद अक्टूबर 1976 में उनके प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए गए। अगला वाद है सूचा सिंह वाद। सूचा सिंह प्रताप सिंह कैरो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करके नेपाल भाग गया था। सूचा सिंह प्रताप सिंह कैरो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करके नेपाल भाग गया और भारत सरकार ने नेपाल से सूचा सिंह के प्रत्यर्पण की मांग की और नेपाल सरकार द्वारा भारत की सरकार की प्रार्थना करने पर उन्हें प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए गए। उनके प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए गए और उन्हें वापस लौटा दिया गया। यदि हम प्रत्यर्पण से संबंधित कुछ समझौतों की बात करते हैं, इसमें पहला समझौता आता है सार्क अकॉर्ड, मीन्स सार्क समझौता। 18 जून 1987 को विदेशी सचिवों की बैठक में प्रत्यर्पण पर एक समझौता हुआ।
जिसमें ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण का प्रावधान है जो आतंकवादी कृत्यों के दोषी हैं, परंतु इसमें राजनीतिक प्रकृति के कृत्य शामिल नहीं हैं। दूसरी संधि है प्रत्यर्पण पर भारत कनाडा संधि। 6 फरवरी 1987 को भारत और कनाडा ने एक प्रत्यर्पण पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार दोनों राज्य आतंकवादी कृत्यों को करने वाले व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करेंगे। इस बात पर वे सहमत हुए। अगली संधि है भारत और अमेरिका के मध्य प्रत्यर्पण संधि। 25 जून 1997 को दोनों देशों ने आतंकवादी मामलों में एक प्रत्यर्पण पर संधि पर हस्ताक्षर किए और यह कहा कि जब जिस भी राज्य में, चाहे वो भारत में या अमेरिका में, जहाँ भी कोई आतंकवादी गतिविधि होगी तो वो अपराधी को उस राष्ट्र को वापस लौटा देंगे। नेक्स्ट है भारत रशिया के मध्य प्रत्यर्पण संधि। 15 अप्रैल 2000 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि का समर्थन किया। वे 2002 में भारत और स्पेन के मध्य भी प्रत्यर्पण संधि हुई और 24 जून 2003 को भारत एवं फ्रांस के बीच में प्रत्यर्पण संधि हुई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला मामला है अब्बू सलेम का प्रत्यर्पण मामला। अब्बू सलेम जो 1993 के मुंबई धमाकों का अपराधी था, पुर्तगाल में रह रहा था तथा भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की। लंबी कानून लड़ाई के पश्चात पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उसके प्रत्यर्पण की मांग को स्वीकार कर लिया और भारत सरकार को उसका वापस लौटा दिया। उनकी पत्नी मोनिका बेदी का भी प्रत्यर्पण करा के उसे भारत लाया गया और उस पर भी फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का मुकदमा चलाया गया। मोनिका बेदी के विरुद्ध अपराध सिद्ध न होने के कारण उन्हें अगस्त 2007 में बरी कर दिया गया। ये सारा मैंने आपको प्रत्यर्पण के बारे में बताया था। प्रत्यर्पण पर जनरली शॉर्ट नोट्स जो आपके 10 नंबर के लिए आता है, 10 मार्क्स के लिए आता है, ये जनरली एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अतः ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक क्वेश्चन है। If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.